बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। ईरान पर जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, क्या अमेरिका ने ईरान की ताकत, उनके यहाँ जो नज़्म व ज़ब्त है उसका गलत अंदाज़ा लगाया था, उनके यहाँ जो निज़ाम हुकूमत है उसका गलत अंदाज़ा लगाया था? क्योंकि वो कुछ नहीं हुआ जो अमेरिकी हदफ जो अमेरिका हासिल करना चाहता था। अब क्या होगा, इस पर बात करेंगे, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कुछ हो रहा है इस पे भी बात करेंगे। ये है हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है पाक दुनिया में जी, ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है, लेकिन ये धोखा दिया है ट्रम्प साहब ने कि इनके साथ में मुज़ाकरात करें जी, और ट्रम्प साहब ने को बहकाया है नेतन्याहू ने। एक तो बात समझनी चाहिए कि यहूदियों की तादाद दुनिया के अंदर बहुत कम है। जी, वो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर वो कोई ईसाई का ख़ात्मा होता है या मुसलमान का होता है, तो वो चाहते ही है कि दोनों उसके दुश्मन हैं। और याद करें कि हज़रत ईसा को जो बगौल इनके जो फांसी पर चढ़ाया था वो इन्होंने यहूदियों ने चढ़ाया था। जी, और ईसाई जो हैं सबसे बड़े इनके दुश्मन हैं। लेकिन क्योंकि पहली जंग अज़ीम में जो पैसे दिए थे बरतानिया को यहूदियों ने, उसकी वजह से इन्होंने इसको ये फ़लस्तीन का इलाका दे दिया था। अब मसला ये है कि वो फ़लस्तीन में इतने ताकतवर हो गए हैं, एटमी ताकत भी बन गए हैं, और उनके जो है एक ज़माने में नेतन्याहू ये कहता था कि साहब हमने इतनी तरक्की कर ली है कि जो भी प्लांट है, मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, बहुत से फूल लगे हुए हैं, हम उसी को पानी देते हैं जिसको पानी की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं, जिसको पानी की ज़रूरत होती है वो उसको दे देते हैं पानी। टेक्नोलॉजी के बारे में पता है जी। अब जब जंग हो रही थी 2025 में जून में, तो उस वक्त भी कहता था कि साहब जिसके पास जो है वो मोबाइल फ़ोन है वो हमारे कंट्रोल में है जी। और ठीक भी बात है, क्योंकि उस ज़माने में आपको याद होगा कि वो जो हिज़्बुल्लाह के मामले में वो जो फटे थे, वो जो पेजर्स जी, तो वो भी है। अभी किसी वक्त भी फटेंगे ये भी मोबाइल फ़ोन जो आप हमारे पास हैं। तो बहरहाल ये एक तो बात होगी। तो वक्त तो वो दुनिया में अपनी जो बर्तरी कायम करके ईसाइयों को और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर जी, अपने आप को महफूज करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ दज्जाल की आमद है वो हम उसको गलत समझते हैं, ये उसको मसीहा समझते हैं, और वो कहते हैं सब जो आएगा तो हमारी बादशाह चलेगी, हमारा हुक्म चलेगा। आज जो है कल जो परसों जो है वो जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा है अपने फ़ौजियों से ख़िताब में, फ़ौजियों को यकीन दिलाया है कि साहब मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है, खुदा की तरफ से मुझे हुक्म मिला है, गॉड की तरफ से, कि मैं ये ईरान पे हमला करूँ। तो अपने आप को उसने जो है वो दज्जाल खुद साबित करने की कोशिश की है, तो उस तरह से इनके उसमें है। वो जो एप्स्टीन में मामले में खुद मुलविस हैं। नहीं वो तो अभी हम उस पर बात हम करेंगे आपको। ज़हनी मरीज, उन पे अल्लाह का हुक्म आ रहा है। भाई तो अब एक आदमी जो हार रहा है जी, जो आपने कहा ना कि उसकी अब जो बात ये है कि उसको ब्लैकमेल जो कर रहा है यहूदी जी, सेहनी और ख़ुसूसन नेतन्याहू उसका सिंबल है, वो ये एप्स्टीन का जो मामला, तो मैंने कहा था तलवार इसके पर लटक रही है। अब जो बात आपने छेड़ी दी है तो मैं इसको निपटा दूँ, फिर बाद में दूसरी बात पे आता हूँ कि इनका जो मनसूबा जात है वो क्या है। देखिए, आपको याद होगा कि जब ये इसने नाम लिया था, इसका आ गया था क्लिंटन का, तो हिलरी क्लिंटन का और क्लिंटन के दोनों ने अपने बयान हल्फी में कहा कि एक ज़माने में मुझे ट्रम्प ने कहा था कि मैंने जो पैलेस्टीन के साथ में वक्त गुजारा और उसको जजीरे में गुजारा बहुत शानदार था। मैंने बहुत उससे तारीफ़ की उसकी, बहुत शानदार मैंने वक्त गुजारा। तो इसका मतलब ये था कि ये शामिल है। अब उसको ब्लैकमेल करके वो उसको डरा रहे हैं कि तुम पर हम ये कत्ल लागू कर देंगे। था वो मसीहा बनना चक्कर में पड़ गया उनका दज्जाल जो है जी। तो दूसरी बात अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये तो खैर ये आ जाएगा इसके फेरे में अब। और जब ये दूसरी बात ये है कि जब ये यहाँ पर जाएगा, लाशें जाएंगी, जैसा कि उन्होंने वादा किया, लारे ने कहा कि 500 से ज़्यादा आदमी उन्होंने मार दिए अमेरिकनों को, अभी तो 6 को कबूल किया उन्होंने। और मुमकिन है कि एक करके दो करके वो मानते रहेंगे, लेकिन ये है कि अगर वो 10-20 पे चले गए फिगर इनका, तो वहाँ कुरान मच जाएगा अमेरिका के अंदर। तो वो ये जाएगा, वो एक वो ख़तरा लटक रहा है, एक ख़तरा ये और लटक रहा है कि अब एक और बात हुई थी कि जिन्होंने कोशिश की थी कि इसके जो इख्तियारात हैं उसको क्लिप किया जाए, इसने जो जी डेमोक्रेट्स ने जी
तो लेकिन वो 47 वोट उसके खिलाफ आए, 48 और 52 ऐसा। हाँ उसमें और ये जी 4 का फ़र्क है। तो अब वो बहरहाल अगर वो भी होता, बात भी हो जाता, फिर वीटो कर देता, तो फिर वो होता कि 2/3 मेजॉरिटी भी आना चाहिए, जी तो वो हो नहीं सकेगा। लेकिन ये है कि बहरहाल ये ज़रूर बात है कि जो इसका जो एक रोब था और इसका जो एक बना हुआ था वो टूट गया। ईरान ने इनका वो मार मारी है इनको। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि 3 जहाज़ गिरे हैं, वो कहते साहब इनकी जो गलती कुवैती पायलट की गलती से गिरे हैं। भाई तो आप तो उसको F-35 को क्यों उड़ाने दे रहे हो? तो फिर अगर वो उनके उसके बाद आ गए उसके अंदर, अब 3 का कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मान के नहीं दे रहे हैं, कह रहे साहब उसकी हमारी गलती से हुआ। अब इसके अलावा जो उनके जो राडार सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया। जी अब मैं इससे पहले कि इस पर जाऊँ कि किसके क्या नुकसान हुआ, पहले ये बताना चाहता हूँ कि 2 प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। एक तो जो अमेरिका का आपको हमने बार बार कहा था कि ये जो आखिरी जो बार का होगा कि मेक अमेरिका ग्रेट मागा, जी वो उसका सिलसिला चल रहा है। और उसमें जो आपका जो जिनके एशियाई और अफ्रीकी ममालिक को जो लोग हुए वहाँ काम कर रहे हैं उनको निकालना है। और फिर इसके बाद में बहुत बड़ी जो आपने देखा कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो तेल कितना महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जी तो जो ये कितने दिनों से हम कहते आ रहे हैं, 2013 से ये बात कहते आ रहे हैं कि ये तो इनका प्रोग्राम यही है कि 4 प्रोग्राम थे कि उसने यूरोपीय यूनियन उसे निकालना था बरतानिया को, फिर इसके बाद में एक मास माइग्रेशन होगी, फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, फिर आखिर में जंग होगी, जंग भी शुरू होगी। अब उस जंग के सिले में जो ये चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट का जो थोड़ी कर लें। इधर आपको याद होगा कि जब हमने पहला प्रोग्राम शुरू किया था तो उस ज़माने में 2013 में ही तो हमने जो दूसरा प्रोग्राम किया था वो किया था हमने यूनॉन प्लान पर किया था। जी यूनॉन प्लान ये था कि ग्रेट रसाइल का प्रोग्राम किया था। उसमें हमने ये बताया था कि ये जो कुर्दों का जो इलाका है वो कुर्दों को ये सलाउद्दीन अय्यूबी के ज़माने में इन लोगों को सलाउद्दीन अय्यूबी ने इनको ईसाइयों के जुल्म से बचाया था। उस सिलसिले में चाहते हैं कि ये इनके जो कुर्दों को हमें कोई मुल्क बना के दें, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें से शाम भी टूटेगा, इराक़ भी टूटेगा और तुर्की भी टूटेगा, उससे कटेंगे उसमें, और ईरान भी कटेगा और अज़रबैजान भी कटेगा। अब वो अज़रबैजान का इज़राइल का कि दोस्ती इसलिए है कि वो ईरान से अज़रबैजान की सरहद मिलती है जी और वो चाहते ही है कि ईरान अज़रबैजान कुछ जहाज़ उनके करीब गिरे हैं, उनका एक आदमी ज़ख्मी भी हुआ है अज़रबैजान में। तो ये 4-5 ममालिक का काट कर वो एक बनाएंगे। वो भी भूल जाता है आज़री जो हैं उनको याद रखना चाहिए कि उनका मुल्क भी तोड़ रहा है इसराइल, उनके काम का साथ दे रहे हैं। तो अब वो अलग से मुल्क बना, अब उनको इस्तेमाल करना चाहता है ट्रम्प का। वो खुद तो अपने आदमी भेजेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर मौत पड़ी होगी। एक बात तो इनको समझने में गलती हो गई कि ये ईरान है, ये कोई वो नहीं है, इराक़ नहीं है, कोई लीबिया नहीं है, कोई भाई इनकी पुरानी 6000 साल की तारीख में अपने यहाँ बयान करते हैं। और याद होगा कि जो जिसका जिक्र है कुरान मजीद में भी, उस वक्त जो जिसका नाम था नसर बख्त जो है जी, उसने इनको मारा था बहुत ज़्यादा, इनको जो है यहूदियों को, रोमन को, सबको बहुत मारा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अब ये एक तो ये बनाना चाहते हैं, वो इधर उससे वो कर रहा है जो ये चाहते हैं कि हम मागा बने। दूसरा ये चाहते हैं कि ये अपना जो है वो ग्रेट रसाइल का मंसूबा बनाए। दो हदफ हैं। हाँ 2 हदफ। देखिए आप उसमें ये था कि ईरान को छोटा सा मुल्क बना के देना जी, आवाज़ जो है वो इराक़ को देंगे जी, और ये जो ग्रेटर बलूचिस्तान जो हमें तोड़कर और सिस्तान को तोड़कर वो बनाना चाहते हैं ग्रेटर बलूचिस्तान जी, और खैबर का जो इलाका है वो उससे छीनेंगे, उर्दू को देंगे और वो जो सारी लंबी कहानी है। और जो आप कतर है वो दे देंगे सऊदियों को जी, और ये जो आपका शिमाली जो मशरक़ी सऊदी अरबिया है जी, वो उसको मिला देंगे इराक़ में। फिर एक आवाज़ बनाएंगे और सऊदियों से मशरक़ी सूबा बनाएंगे। मशरक़ी सूबे के पहले तो हस्सा था उसका हेडक्वार्टर, फिर कतीब भी हो गए, उन्होंने 2 अलग-अलग बना दिए सूबे। जी। तो ये सब अब इस तरह सारे मुल्कों को तोड़ रहा है ये निज़ाम जो है। अब ये सबके लिए तो उन्होंने हिसाब बना लिया कि इनको तोड़ना है, इनको कम करना है। हाँ तो उसमें जैसा वो कामयाब हो रहे हैं हर लिहाज से। अभी एक और बात भी है, इन्होंने जो 70 साल से
यहाँ पे अपने अड्डे बनाए हुए थे, वो सब इन्होंने अपने हाथों पर अभी देखो जैन साहब, ये आखिरी गेम तो नहीं है ना, अभी तो चल रहा है। अभी तो इस वक्त जो अब बात कर लेते हैं कि साहब ये जो मंसूबे तो हमने बता दिए आपको। आप जरा इजाज़त दें तो एक रिपोर्ट हम पहले दिखा दें कि जो अमेरिकी हदफ था, और फिर उसके खिलाफ अमेरिका में भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई। नहीं, अभी तो ज़्यादा हो गई, अभी आपने गलत अंदाज़ा लगाया, आपने गलत काम किया, तो वो थोड़ा सा मगरब से भी आवाज़ उठी। तो एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन के लिए दिखाते हैं इस रिपोर्ट को। जी मिर्ज़ा साहब, तो देखिए जैन साहब, बात ये है कि उनको ये पता नहीं था कि ईरानी कौम जो है वो मज़ामत में अपने सानी रखती है। जी। फिर जो निज़ाम जो मालूम था, उनका ख्याल ये था कि बेवकूफ़ों का, कि अमेरिका का ये ख्याल था कि जिस वक्त वो ये हम मारेंगे, आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को शहीद करेंगे, तो खुद ब खुद जो है आवाम जो है वहाँ पर निकल आएंगे और कब्ज़ा कर लेंगे बैंकों पर, पुलिस पर। असल में उन्होंने एक एक्सपीरियंस देख लिया था ना, इराक वाला, हाँ, लीबिया वाला, वो डिफरेंट है ना। वो समझ रहे थे कि यहाँ भी यही होगा। नहीं जैन साहब, देखिए बात ये है, समझ लें पहले बात जी यहाँ के निज़ाम को समझे नहीं जी कि भाई वो सेंट्रलाइज तो है जी, जहाँ ख़ामनेई साहब आ गए हैं वो तो सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन फिर वो हर एक का काम सौंप दिए गए उन लोगों को, जो है जब से इनका चल रहा है सिलसिला, जी उस वक्त से उन्होंने सारे का हर एक के काम सौंप दिए हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ जहाँ पर इनके पासदार इनकलाब हैं उनको काम सौंपे हुए हैं, और किस वक्त उन्हें करना है वो बस उनको एक वो जानी है, मैसेज जाना, वो कर देंगे। तो उसमें अच्छा, अब एक और बात भी हो गई है जी कि वहाँ पर एक जगह जो पहाड़ी इलाका है जहाँ हम खुद भी गए हैं देखने के लिए, वो वहाँ पर ज़लज़ला आया है 4.3 जी उसका। तो ये समझा जा रहा है कि उनके पास जो है, वैसे भी अगर आप देखें जैसा, अगर 60% उन्होंने वो कर दिया है यूरेनियम, तो वो बताते खुद रॉ मटेरियल इतना ख़तरनाक है, अगर वो भर के फेंक देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जी। और मेरे ख्याल में जब अमेरिका को आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो वो ये समझ रहे हैं कि वो जो है नागासाकी का, हिरोशिमा का सबक दोहराएंगे। अब इस पर जो है वो पाकिस्तान भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि सऊदी अरब भी ख़िलाफ़ है, कतर भी है, और चीन और रूस भी हैं। वो सब का सब तमाशा देख रहे हैं किस वक्त हम कूदें। उनको नोटिस भी दे दिया इन्होंने, पाकिस्तान ने भी दे दिया कि साहब हमने अगर ये हुआ तो फिर हम आपके साथ नहीं होंगे, ईरान पर कुछ होना नहीं चाहिए। जी मेरे साहब, ब्रेक का लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, मक़सूदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। पर्दा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, देखिए जैन साहब, बात यह है कि ये जो डिसेंट्रलाइज जो काम है, और वो ये कहते हैं कि हमने तवील जंग की तैयारी की, लारेजानी ये कहते हैं। जी, लारेजानी को सारे अख्तियारात जो हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब जो हैं अपने शहादत से पहले दे के जा चुके हैं। मैं जो भी फैसले करने हैं लड़ाई के मामले में वो लारेजानी करेंगे, और लारेजानी बहुत सीजन आदमी हैं और बहुत ही बड़ा अच्छा डिप्लोमेट है। और उनका जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के जो बेटे हैं मुस्तफ़ा साहब, वो बहुत हार्ड लाइनर हैं। जी, उनका कहना ये है कि साहब आप गुफ्तगू का वक्त जा चुका है, जैसा कि ट्रम्प ने कहा था, और हम तो इस वक्त जो है अपने एक्शन से काम आपको बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। और अभी तो वो क्या तरीका ये उन्होंने भी कहा, जो आर्जी तौर पे सुप्रीम लीडर है इस वक्त आरआफी साहब, जी, उन्होंने भी कहा कि रेड लाइन क्रॉस कर लिया आपने, तो मुज़ाकरात वाली बात ही नहीं है। नहीं, अभी एक और बात बताया जी, इनका ये ख्याल नहीं था कि इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस करेंगे, और फिर इनके ये मालूम नहीं था कि इनके पास इनकी जो ताकत है वो फ़िज़ाई के पास ताकत नहीं है, लेकिन इनकी मिज़ाइल की ताकत इनकी बहुत ज़्यादा है। अब मसला ये आ गया है कि जब ये हमला कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं दुबई के अंदर लोग बाग कितने खुश थे। हर एक आदमी वहाँ जाकर अपने करोड़ों अरबों रुपए देकर वहाँ पर मकान बना रहे थे। अब जितने भी गए हैं, आपका वो गया, हमारा भाई भी जो आपका जो है बैरिया टाउन वाला है जी, वो भी वहाँ जाकर शहरी बन गया। लेकिन अब देखो जितने सबके वहाँ पर बिल्डिंग हैं, आपके जितने भी आपके अहदेदार हैं यहाँ पर, वज़ीर बैठे हुए हैं, उन सबके यहाँ पर बड़े बड़े घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़ा सरमाया लगा। पाकिस्तान छोड़ के वहाँ चले गए। अमरीकी भी 50,000 हैं तकरीबन। हाँ, तो अब क्या हो रहा है पता नहीं, एक जहाज़ की कीमत 9 करोड़ से ज़्यादा चली गई है। बहुत पैसे अपनी जान बचाने में शुरू हो रहा है अमीरों का। बहुत सेफ समझते थे उसको ना, कि वो ये तो बहुत महफूज जगह है। ये तो बात ये है कि जैसा वो इतना बुरा हालत है उनकी, ये है कि वो कई सैकड़ों मील चल के घोड़ों पर, गाड़ियों में रियाद पहुँचते हैं, वहाँ से रियाद पहुँचते हैं या उसमें पहुँचते हैं ओमान में। फिर वो अभी तक फ़्लाइट चल रही है ओमान की। अब देखिए ओमान में जब पहले भी इन्होंने ये हरकत की थी, जब 2025 में हमला किया था कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे जी, मैंने उस दिन में एक आखिरी प्रोग्राम ये कहा था कि देखो जैन साहब, ये जब मुज़ाकरात से पहले कोई गड़बड़ करें, मज़ाकरात से पहले गड़बड़ तो नहीं की,
लेकिन मुज़ाकरात के एकदम से ब्रेक किया और उसको कर दिया। कहते ये है कि नेतन्याहू ने कहा कि साहब इनके पास एटम बम जलाने वाले हैं, चलिए जला। अब उसका बयानिया नहीं बन रहा है इसका ट्रम्प का जी। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है कि साहब हमने एटमी ताकत बनना चाहते हैं, हमने उसको मुस्लिम किया। कभी कहना चाहते थे हमें ख़तरा था इसका जो अपना हुर्मत के बंद होने का, तो हमने किया, वो तो बंद हो गई। अब दावा कर रहा था ना कि हम आपको फिक्र मत करें, हम आपके जहाज़ों की जो है वो इंश्योरेंस बहुत बढ़ गई है जी। तो अब वो एक जहाज़ भी उन्होंने डुबो भी दिया है, बल्कि एक नहीं दो है। वो इन्होंने जब अमरीकियों ने मारा इनके नेवी के सेलर्स, अभी उसमें बात कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने भी नहीं तो ठीक है, वो उन्होंने नहीं पहले से ऐलान कर दिया था जी कि भाई हमने बंद कर दिया आपका। फिर इसके बाद में इन्होंने ये श्रीलंका पे मारा। श्रीलंका में जो इनके 87 आदमी शहीद हुए हैं, वो जबकि वो सिर्फ वो मशकों के लिए गया था, एक्सरसाइज के लिए इंडिया आए थे। अब इंडिया में शोर मच रहा है कि ये इन्होंने अपने मारा है इनको। इनके इंडिया में लोग ये कह रहे हैं कि ये इस रीजन में अगर कार्रवाई हुई है तो फिर हमारे लिए भी अलर्ट है। उसको भी देखें ना, याद होगा कि जब वो बिजनेस की जो किताब है द ग्रेट चेस बोर्ड जी, उसमें ईरान ख़तरा बताया गया, फ्रांस बताया गया, चीन और रूस बताए गए हैं, साथ साथ में इंडिया भी ख़तरा बताया गया कि ये मुल्क भी हमारी जो है बालादस्ती पे वो चैलेंज कर सकता है। तो इंडिया भी आएगा उसके अंदर, अगर अभी नहीं आएगा थोड़ी देर बाद में आ जाएगा। लेकिन इंडिया की और इजराइल की तो दोस्ती बिल्कुल पक्की हुई कि इसके जाने के बाद ही फिर हमला शुरू हुआ है, मोदी जब वहाँ गया। तो अब वहाँ पर इंडिया के अंदर भी जो जब कोशिश कर रही है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। अब हम ये बात आपसे करना चाहते हैं कि जो इस वक्त जो हो रहा है कि दुबई का, कतर का बुरा हाल किया हुआ है। कतर में उन्होंने कहा, फ़ोन भी किया उन्होंने राक्षी को उसने कतर के वज़ीर आज़म ने, तो उन्होंने कहा साहब देखिए आप हमारे इलाके कर रहे हैं। उसने कहा साहब हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे, वो तो हम अड्डे पे हमला कर रहे हैं, अमेरिकी अड्डे पे। हाँ, अमेरिकी अड्डे पे। तो उस पर उन्होंने कहा कि साहब वो तो हमारा इलाका है। उसने कहा साहब आपका इलाका है ही नहीं, आपका कंट्रोल ही नहीं है। मतलब अगर आपका इलाका है तो अमेरिकी अड्डे वहाँ क्यों हटा? हाँ बस ठीक है। तो उस पर उनकी बात तो नहीं मानी उन्होंने जी, लेकिन अंदर से वो बहुत डरे हुए हैं, छोटा सा मुल्क। लेकिन वो बार बार क्लियर कर रहे हैं कि हमारे अहदाफ जो है अमेरिकी अड्डे हैं, हाँ, हमारे दोस्त ममालिक ने, पड़ोस ममालिक ने। एक और बात भी है साहब कि उसमें शाहिद की नकल बना दी उन्होंने जी, इजराइल ने। तो वो जो आरामको पे हमला हुआ है तो ईरानियों ने कहा कि हमने आरामको पे हमला नहीं किया, और कब्रस पे भी हमने नहीं किया, साइप्रस में जी, कब्रस कहते हैं ना उसको भाई जी। तो वो अमेरिकी बरतानवी वज़ीर आज़म ने कह दिया कि नहीं ये ईरान का काम नहीं है, कब्रस में बैठ के कह दिया जी। तो ये तो इन्होंने किया, तो उसकी कोई नकल बना ली है, शायद उनके इंजन अपना लगा दिया होगा, शक्ल उसकी बना दी होगी, शायद जो उनका ड्रोन है वो सऊदी अरब में पकड़े उन्होंने, मोसाद के दो आदमी मोसाद के और कतर में जी। तो बहरहाल ये भाई हर एक मुल्क के इंटेलिजेंस हर जगह मौजूद है, वो चाल तो चलेंगे अपनी हर तरफ से। तो अब बस ये है साहब, बात ये है कि जो सारे जो अड्डे थे, अब पता नहीं, हमें तो ये पता भी नहीं था कि रियाद के अंदर इनके इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर भी है। हमें ये भी नहीं पता था कि दुबई में इनके पास कहाँ हैं। अब उन्होंने वहाँ पर भी हमला कर दिया। आपका जो जबले जो छोटे छोटे इलाका याद है, शरजा है, जब छोटे और इलाके जाते वहाँ पे भी हमले कर दिए। अब वहाँ पर तो एक मुसीबत हो गई है कि वैसे लोग भाग रहे हैं बुरी तरह से, और जो बाकी खुद लोग अपने अपने मुल्क आना चाहते हैं, लेकिन अब चूँकि फ्लाई सर्विस बंद है और रोज़ हमले किया जा रहा। चंद दिनों के लिए कुछ बहाल के मतलब वो कोशिश तो हो रही है कि कोई नहीं, बस पर राज़ी हो गए हैं शायद। वो कहते हैं कि हम अबू धाबी से फ़्लाइट जाने देंगे इत्तेहाद की जी। वो दुबई को नहीं कर रहे हैं, उसको अबू धाबी को इजाज़त दी है। वहाँ पे तो 7 स्टेट है ना ये जी जी, तो अबू धाबी को इजाज़त दी है अभी, लेकिन अबू धाबी को क्या कर लेंगे, तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, अभी जो भी हम चाहते हैं मुसलमान आपस में नम रहे हैं, जी जी, बेहतर है। तो अब बात ये है कि मेरे साहब ये जो इम्पैक्ट थोड़ा सा आगे इसके खिलाफ भाई प्रोपेगेंडा तो उनका चल रहा है ना मगरबी मीडिया का, जो इजराइल और अमेरिका कंट्रोल में, कि ईरान जो है हमले कर रहा है अपने पड़ोसी मुल्कों पे। नहीं, वो कुछ भी कर ले, वो सबको देखिए बात है। सऊदी अरब ने कह दिया हम जवाब नहीं देंगे जी, इसलिए नहीं देंगे कि हमें उनको पता है, वो खुद भी जान छुड़ाना चाहते हैं। वो बल्कि वो शिकायत कर रहे हैं। सऊदी ने बाकायदा उस मीटिंग में, GCC की जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा है कि देखिए साहब, हम सारे पैसे हम देते हैं, अड्डे हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिफा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जी, सारा सब इसके इसराइल के दिफा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो उनके पास इंटरसेप्टर जो है वो तबाह हो गया, तो उसके बाद तो एक इंटरसेप्ट एक मिसाइल गिराने की 2 इंटरसेप्टर की जरूरत होती है जी।
तो अब इंटरसेप्टर वो जो बनाता है, लॉकहीड बनाती है, लॉकहीड बड़ी कंपनी है जी। ये आपके जो बड़े बड़े जो जहाज़ हैं आपके, जो जो आपके सब सफ़ेद जहाज़ भी हैं, पैसेंजर प्लेन, जी। वो भी लॉकहीड बनाता है। तो रेथियो ने जो है वो बड़ी कंपनी है, वो बनाती है आपके जो बहुत से असला जहाज़। अब तो बहरहाल तो वो नाराज़ हैं इस पे कि भाई आपने हमसे वादा तो इतना किया, हाँ, लेकिन लेकिन देखो जैन साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई इनको भी ये देखना चाहिए कि छोटे छोटे मुल्कों और उसमें अब वो तेल की सप्लाई भी बंद कर दी कतर वालों ने। जी। अब क्या होगा? अब वो उधर से उसको अब रूस ने कह दिया कि हम नहीं देंगे तुम्हें तेल। नहीं, वो रूस से तो यूरोप वालों ने खुद मसला पहले क्रिएट किया था ना, अपने लिए खुद पैदा किया। अब मांगेंगे तो कहते हैं हम नहीं देंगे आप आपको। तो उनसे और सारा कहा चीज़ खरीद रहा है उसको। हाँ, उनसे कहा कि जी ना आपका तेल ले रहे हैं ना गैस ले रहे हैं। उसने कहा ठीक है जी। अब उनको क्या पता था कि यहाँ पे ये सीन हो जाएगा। अच्छा, और वो भी जगह अब काम अब ये अगर फर्स्ट के लिए एक महीने चल गया, पूरी दुनिया के अंदर सारा बट्टा बैठ गया। क्योंकि वो आपने हुर्मुज़ से कोई 20% तेल गुजरता है। हाँ, तेल गैस भी गुजरता है, तेल और गैस पूरी दुनिया में। सारी दुनिया की तिजारत भी है वो इतनी तादाद में गुजरती है। तो वो एक मसला हो जाएगा अगर वो ज़्यादा। पाकिस्तान ने जब सऊदी अरब से कहा कि हमें दूसरी बंदरगाह से दे दें, जी। लेकिन खैर वो तो ईरानी नहीं हमारे साथ में अच्छा सलूक करेंगे। फिर आपने हुर्मुज़ पे उन्होंने 3 मुल्कों को तो कहा है कि पाकिस्तान, रूस और चीन, हाँ। उनके जहाज जा सकते हैं। लेकिन फिर वो खतरा तो होता है ना, इजराइल फेंक देगा उन पर। जी। वो खतरा तो ये होता है ना कि दुश्मन निशाना बनाए। नहीं, दुश्मन लगा। अच्छा मेरे साहब, वो जो हम बात कर रहे थे ना कि ये मगरिब से भी आवाज़, जैसे स्पेन से बड़ी देखिए तबान आवाज़ स्पेन से भी आई है, उसने वज़ीर आज़म बरतानिया ने ये बात कही कि हम साथ नहीं देंगे इनका, लेकिन वो जंग में नहीं शामिल होंगे। लेकिन शुरू में उन्होंने कहा कि जी हमारे जहाज भी गए और हमने वो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं भाई हम बूट नहीं उतारेंगे, हम जंग में शामिल नहीं होंगे। जंग बिल्कुल ये किसी के मशवरे के बगैर हुई है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उनके तो वैसे भी ट्रम्प से तहफ़्फ़ुज़ात हैं भाई, तो उसकी पॉलिसी कौन से अच्छे हैं। हाँ, अब नया जो खिलाड़ी आया वो स्पेन आया। जी। याद करें कि जिस वक्त बरतानिया से पहले भी स्पेन सुपर पावर थी जी। और जितने भी जनूबी अमेरिका के ममालिक हैं सब स्पेनिश बोलते हैं। वो स्पेनिश बोलते हैं जी। हाँ, ये बेचारे सब उनका हिस्सा है जी। ये सारे पनामा हैं, सारे स्पेनिश हैं, नाम भी इनके स्पेनिश होते हैं जी। इस वक्त अमेरिका और इसराइल आलमी सलामती और इंसानी के इस्तेकाम के लिए सबसे बड़े खतरात हैं। स्पेन को नेटो से निकल जाना चाहिए। हम एक नाजुक सूरत में हैं। हुकूमत तस्लीम कर रही है कि अमेरिका के इत्यादी होने के नाते हम संगीन ख़तरे में हैं। तेल के असूल करने के लिए, जहाज़ रास्तों में कंट्रोल के लिए और जियो स्ट्रेटेजिक फ़ौजी मकामात पर कंट्रोल के लिए पहले वो ममालिक का इंतखाब करते हैं, फिर उन पर बमबारी करते हैं और लिहाजा अवामी राय के मुताबिक हमें नेटो से निकल जाना चाहिए। वो खातून कह रही है। जी। ट्रंप और अमेरिका की क़यादत में इस फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा होना हमें ख़तरे में डाल रहा है। हमें तेल की कीमतों के इसमें इजाफे के पेश नज़र खुराक, ज़रूरी अशिया और अद्वियात की कीमतों की हद मुकर्रर करना चाहिए। अवामी नकल हमल को मुकम्मल तौर पर मुफ्त कर देना चाहिए। सबसे बढ़कर दुनिया के अवाम को ट्रंप के हमले को बोझ नहीं उठाना चाहिए। ये वो दरख्वास्त करी है सारी दुनिया से। जी। वो कह रहा है कि ट्रंप ने हमसे झूठ किया। कब कहा है वो ईरान के एटमी असलाह, लीडरशिप और मिसाइल सिस्टम को तबाह करेगा। उसकी अब वहाँ पर स्कूल की लड़कियाँ मारी जा रही हैं जी। बच्चे को कौन कहता है कि भाई उनको मारें। और उसका जिक्र तब तक नहीं हो रहा है जब ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ट्रंप के गलत अंदाज़ों और इक़दामात से नुकसान अमेरिका को होगा। एक अमेरिकी सेनेटर है एलिजाबेथ वारन। अच्छा, इस पे थोड़ा देखें, एक बात कर लें कि इन्होंने जो पहला अटैक किया वो स्कूल पे किया। देखिए, तो आप अगर ईरानी रजीम आपका हदफ था या और दूसरे बड़े हदफ थे, तो भाई आप तो वहाँ आपको हमला करना था ना। तो आपने तो ख्याल नहीं था कि ये लोग, उनका ख्याल ये था ढह जाएगा, सारे लोग कब्जा कर लेंगे। जी। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो शाह पहले का इसको फारिग कर दिया सदर ने कहा ये तो बेकार आदमी से कुछ भी नहीं हो रहा जी। और दूसरे को ढूंढ रहे हैं किसको बना। अब कुर्दों को ला रहे हैं, बुलाएं तो वो उन्होंने भी क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इस लड़ाई में नहीं पढ़ रहे। नहीं, वो पढ़ेंगे। उसमें 3-4 ग्रुप हैं, पैसे दे रहे हैं तो पढ़ेंगे। वो लोग मरने के जैसे बैठे फिर रहे हैं। देखिए क्या करते हैं। अच्छा, अब जो आप दूसरी बात करें ना, एक और जो वीडियो क्लिप है हमारे पास, वो अमेरिकी सेनेटर का है, वो खातून जो क्या वो भी कह रही है जो है। जी। तो हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को क्लिप, फिर आप वो तर्जुमा कर दीजिएगा। I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. Donald Trump still hasn't given a single clear reason for this war, and he seems to have no plan for how to end it either. Like a lot of you, I am really angry. I am angry at what Donald Trump is doing. And I feel grief for those already killed in this unnecessary conflict.
And I will keep doing everything I can to fight to end this war. जी मिर्ज़ा साहब, वो कह रही है सूरत सोच से ज़्यादा ख़राब है, यानी जितना आदमी सोच सकता है उससे ज़्यादा ख़राब है। अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये जो जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये फ़र्ज़ कर लीजिए बात भी मानने जाए कि ये ट्रिकी है ये, या उसमें जंग में इस किस्म की जो फाल्स खबरें फैलाई जाती हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये बाद में 100 भी आदमी होंगे, 500 नहीं 100 तो होंगे, जी। जब वो इतने बड़े बड़े उस अड्डों पर हमला किया है, आपके उसके सफारत खाने पर हमला किया है, आपके जो अड्डों पर हमला किया है, अतराफ़ के तमाम अड्डों पे आपके हमला हुआ है, ईरान के बहरीन अतराफ़ को में। सबसे ज़्यादा नुकसान जी। पहुँचाया, वो तो वहाँ तो मेरीन रहते हैं आपके, जी तो सबसे बड़ा अड्डा तो वहाँ पर है बहरीन में, वो बहुत और फिर बहरीन की आबादी उसके साथ नहीं है। अब हमें तो हमारे दोस्त हैं, हम तो कोई ऐसे नाराज़गी की बात नहीं, लेकिन हम तो बात बता रहे हैं कि जो सूरत हाल है वही है। तो वो उन्होंने बताया ये कि ट्रम्प के पास कोई नहीं है, मंसूबा ही कोई नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। हाँ, झूठ पर जंग शुरू हुई है और किसी फौरी खतरे के बगैर शुरू की गई है। जी जो कुछ भी हो रहा है इससे मैं गुस्से में हूँ। इस गैर तनाज़े में मारे जाने वालों के लिए अफसोस का इज़हार करती हूँ। मैं बतौर सेनेटर इस दंगल को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। फिर साहब ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर मज़ीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, मक़सूदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फिर साहब, इतनी मुखालिफ आवाज़ें उठने के बावजूद भी ट्रम्प जो है वो किसी तौर पे रुकने पे नहीं आ रहे। देखिए, वो बिल्कुल उसके पास मैंने बताया आपको तलवार अटक रही है। जी। अब ये तलवार और बन गई है, इसको अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या हो गया। बेसिकली वो बीमार भी है। उसके चेहरे पर यहाँ पर देखें गर्दन में एक वो दाना हुआ है, उसको मेकअप से छुपाया है, और वो दाना किसी बात की निशानदेही करता है, जल्दी बीमारी की, कैंसर की, किसी की। तो उसकी उम्र 79 ईयर्स है। तो 79 ईयर्स के अंदर वैसे भी आदमी होश में नहीं होता। तो जैसे उसको मजाक करता था ना ये इसका बाइडन का, जो बाइडन का, जी, ये तो उससे भी गया गुजरा। और ये वहाँ पे बार बार ये लोग कह रहे हैं कि इसकी जो फैसले की सलाहियत है वो ख़त्म हो चुकी है, इसे गुस्सा ज़्यादा आता है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और दुनिया को जंग में खाम का धकेल रहा है। तो अब ईरानी जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, पहले तो अंदाज़ देखें, हमने अभी तक इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन कोई वक्त कम हमें नहीं मिल रहा है, उतनी बातें ज़्यादा हैं, जी, वक्त हमें कम है। तो ईरानियों ने कहा कि 16वीं वेव चली है उनकी। उनका तरीका ये है कि उनकी पॉलिसी ये है, हुकूमत अमली ये है कि वो पहले इनके जो इंटरसेप्टर हैं उनको तबाह करते हैं, छोटे से जहाज़ भेजते हैं जो छोटा मिसाइल, हाँ, छोटा जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का होता है, 5 लाख का, जी, पहले उससे इंटरसेप्टर बनाते हैं, फिर फास्ट वाला भेजते हैं, फिर उससे फास्ट भेजते हैं, जो तो वो फिर एक वेव बनाते हैं, उन्होंने एक सिलसिला बना दिया। तो ये 16वीं वेव है जो इस वक्त चल रही है, अब 17वीं में चलेगी। अभी ये बात ये है कि रात उनकी जो है ना दुबई में रात को लोग सो पा रहे हैं, ना तल अवीव में सो पा रहे हैं, एक और शहर है उसमें भी नहीं सो पा रहे हैं। अब इस आदमी ने ये किया है कि वो लबनान पर भी हमला कर दिया इसने, नेतन्याहू ने। जी, वहाँ पर हिज़्बुल्लाह भी शुरू हो गई मारने के लिए उनको, उनके जो करीब जो अड्डा है वहाँ उनको हैफा को हमला किया उन्होंने। इसके अलावा जो भी हो, लेकिन बस बड़ी बात है, सिग्निफिकेंट बात यह है कि उनके जो कम्प्लेक्स है, उन्होंने क्या किया है, कम्प्लेक्स को अपने शहरियों के बीच में, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में कम्प्लेक्स बनाया है, ताकि अगर कोई नुकसान हो तो कहेंगे सब आदमी इंसानों को मार। सिविलियन पर हमला किया, जो हिज़्बुल्लाह की पॉलिसी रही पहले, जो छठी अरब-ए-सानी जंग हुई थी जो 2006 में, वो पॉलिसी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो लेकिन उसने पिन पॉइंट ऐसे किया है साहब कि हैरत अंगेज़ तो पर इतना शान। अब देखिए, दुबई में जो सफारत खाना है पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ लगा हुआ, लेकिन नुकसान से उनको हुआ। अब ज़ाहिर है कि उनको बेदू की सपोर्ट हासिल है, जो कि सिस्टम है जी, जो हर वक्त जगह का तयन करने में कुछ 40-47 सैटेलाइट उसके गिर्द घूम रहे हैं। होता यह है कि जब आपको सैटेलाइट जाता है तो वो जब चक्कर एक वक्त में जब आपने इसको पॉइंट आउट किया हुआ, तो इसको वो एक जितनी देर में मुकम्मल होता है तो छोटे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वो आता है। अब इसके बाद में जब चक्कर पूरा होगा फिर आएगा, लेकिन फिर उनके पास जो दूसरा जहाज है वो आ जाता है उस टाइम में कवर करने के लिए, फिर तीसरा आ जाता है उस टाइम में कवर करने के लिए। इस तरह 40-46 करीब जो उनके जहाज़ हैं, सैटेलाइट है, वो कवर करते हैं। तो आपको 24 आवर में उनको मिलती है, उनकी सारी खबरें मिल रही होती नहीं, उनकी फुटेज लाइव मिलती है, जैसे हमें मिली जी। तो अब वो जब मिलती है तो फिर लाइव मार रहे हैं और सही जगह मार रहे हैं। तो वो एक इनको अब इससे अंदाज़ा हो रहा है कि चीनियों ने जो मदद इनको की है बहुत शानदार मदद की। मुमकिन है चीनी चला रहे हो, मुमकिन है कोई और चला रहा हो जी। तो, लेकिन ईरानी भी इतने बुरे तो नहीं हैं, अच्छे हैं हर बात में। वो तो सारे आपको नज़र आ रहा है, बटन दबाना होता है तो, या मुमकिन है कोई ट्रेनिंग होती होगी।
अब हम ये कहते हैं कि जो भी नुकसान इनको ये हो गया है कि जो उनकी सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि भाई ये बताओ कि यूएन कमेटी में भी ये बात कह दी कि ईरान पे हमला बच्चों को निशाना तो नहीं होना चाहिए ना, जंग हो रही है, बच्चों को क्यों मार रहे हैं, और वो भी बच्चों को मार रहे हैं। तो और आईएई ने भी कहा कि आपने जो हमने ईरान में कोई रेडिएशन का वो नहीं देखा, और हमने ईरान में ये भी नहीं देखा कि वो एटम बम बना रहे हैं, नहीं जो हमारे पास उनके पास जो तला। अब भाई बात ये है कि जैन साहब अगर ये नहीं बना रहे तो इनको बना लेना चाहिए, इसलिए कि जंग ऐसे रुक सकती है जी। जब ये धमाका करें तो ये बच सकते हैं। लेकिन पता नहीं इन लोगों को, ईरानियों को भी शौक है लड़ाई करने का ज़्यादा, डरा दें इनको काफ़ी है बस, अगर आने के बाद बम है तो। फिलहाल तो डराया हुआ है वैसे, काफ़ी डराया हुआ है। लेकिन मेरे साहब एक बात और भी है, देखें ईरानियों का भी नुकसान काफ़ी होता है, जाहिर रहबर मारे गए तो बड़ा नुकसान हो गया भाई। वो जो उसके बाद एक मुसलमान की प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है मैं बल्ला, अब उनको तो कहा था छुप जाओ, वो तो कहता मैं नहीं छुपता। वो कह रहे हैं 10 करोड़ आवाम है, क्या उनको भी आप कोई बात बंकर ये है देंगे? कि ये बेसिकली तो गलती है ना कि 3 हमारे खुलफा राशिदीन जो है शहीद हुए, नहीं होना चाहिए ना। अभी आपको लीडर ये भी देखे ना कि आप उनके रहबर हैं, मैं नहीं कह रहा भाई उनको फैसला उनका था, लेकिन बेसिकली आपको लीडर को जिसको कमांड करनी है उसको तो संभालना है ना आपको। फिर वो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है ना मगरबी मीडिया का, देखें जी नहीं भाई, वो आवाम को छोड़ दिया। भाई लीडर को रहना चाहिए सेफ, भाई जो सरदार है जो कमांड कर रहा है उसको सेफ नहीं होगा तो जंग कैसे लड़ी जाएगी जी। लेकिन ये उनके यहाँ लेयर देख रही है आप, लेयर पे लेयर चल रही है जी। और मैं ये बताया ना कि आपको ये है कि वैसे सेंट्रलाइज है, लेकिन वैसे बिखरा हुआ हर निज़ाम, सबको सबका काम पता सब आप काम पता है कि हमें क्या करना है, किस वक्त करना। अच्छा फिर साहब अभी सब होशी अभी तक नहीं उस तरह से आए हैं, अभी हुए नहीं, जैसे अभी इसलिए नहीं आएगा जब जो आएगी ना ये इसमें जब आपने क्लियर करवाने के लिए जी, तो वहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक आएगा जी। इन्होंने जो ड्रोन बनाए हुए हैं, कश्तियाँ ड्रोन की बना दी हैं ईरानियों ने, और वो जाके टकरा जाएंगे, मारे जाएंगे, कोई होगा नहीं बस में। तो भाई मिसाइल मारने में क्या देर लगती है, एक मिसाइल का कीमत कम है और उनके इंटरसेप्टर की कीमत बहुत 10 गुना 20 गुना ज़्यादा है जी। तो और वो भी शॉर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि उनके पास जो है वो ज़्यादा अभी जो है जमा कर रहे हैं, तो लेकिन नुकसान तो काफ़ी हो गया। लेकिन अगर आप वैसे गौर करें तो उसने ट्रम्प ने काफ़ी होमवर्क करने के बाद ये काम किया है। नहीं कोई नहीं देखें अब उसने क्या किया, पहले सऊदी अरब से पैसे लिए, यूएई से लिए, कतर से लिए, देखो बात ठीक है। तो ये जो नुकसान हो रहा है ना ये अल्टीमेटली मुसलमान मुल्कों का हो रहा है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा, जैन साहब वो वैसे ही खोखला हो चुका था, तो पैसे तो उन्होंने दूसरों से लिए भाई, अभी तो कोई कहाँ लिए उसको, तो उनके पास तो $38 ट्रिलियन का कर्जा है, कैसी बातें कर रहे नहीं वो तो है, वो कौन सा वो भी कोई देने के मूड में, नहीं देने के मूड में हो, कोई भी बात हो वो तो ऐसे ही धमकाएंगे। और उन्होंने देखिए तेल के लिए उन्होंने क्या किया, वेनेजुएला पे वो किया था, ईरान पे भी चाहते ताकि तेल का उनके तेल की रुकावट ना हो। भी चाहते हैं कि वो कहाँ कब्जा कर ले और ईरान का तेल न बिके, हमारा तेल बिके जी। तो अब वो बिके कैसे, कहाँ से आएगा, यूँ घूम के आएगा, जापान से होकर आएगा इंडिया को और पाकिस्तान को। लेकिन वो पहले से हमें पता लग गया था, हमने आपको बता दिया था अपनी दफ़ा कि बेसिकली ये खुद चाहता है कि ये हरमुज़ बंद हो जाए जी, ताकि मेरा तेल बिके महंगे दामों में, तो उससे मैं पैसे कमाऊँ। तो अब ये तो एक बात, अब चले दूसरी सब्जेक्ट चले। और अभी 2-4 मिनट है, और फिर रूस का भी तेल चुके नहीं बिक रहा है क्योंकि आपने इंडिया को, नहीं चाइना ने ले लिया सारा, चाइना तो ले रहा है लेकिन आप दूसरे मुल्कों को मना किया। अरबों से नहीं आएगा तो चाइना रूस का तेल इस्तेमाल करेगा जी, आपको भी पड़ेगी तो आपको उनसे ले लेंगे, चीन से ले लेंगे जी। तो खैर अब ये वैसे तेल वाली बात जो है वो सारे मुल्कों के लिए एक मसला तो है हाँ। कि अगर ये मामला मज़ीद चलता है 2-3 हफ्ते, भाई क्योंकि सब सारे मुल्कों के जैसे हमारे मुल्क में 1 महीने का ज़ख़ीरा रखा जाता है, हाँ। तो अब अगर उससे पहले मामला कुछ ठीक हो गया तो ठीक है, वरना हो जाएगा। नहीं हमारे पास हमें फिक्र नहीं है, हमें भाई गाड़ी साइकिल पर चलेंगे। लेकिन मेरे साहब और एक और बात है, देखिए वो जो पाकिस्तान को भी थ्रेट तो है क्योंकि उसके मुंह से पाकिस्तान को पता है कि हमारी थ्रेट है, उसके मुंह से तो निकल चुका है नेतन्याहू के, जिस पे काफ़ी कवर करने की कोशिश की ट्रम्प ने, लेकिन हो नहीं पाया। भाई हमारा जो वज़ीर दिफा है वो तो साफ साफ कहता है ना बेचारा जी, कहता है भाई अगर हम इस वक्त नहीं उठे तो हम सब मारे जाएंगे। तो अभी तो उन्होंने बेसिकली तो उन्होंने तो अभी तक वो आए हैं शाहिद पर जी, अभी तो अभी हैदर पड़ा हुआ है जी, वो बहुत से बड़े हुए हैं मिसाइल के जो बहुत मार करने वाले 1700 किलोमीटर के भी हैं, 2000 किलोमीटर के भी हैं। तो अब वो जो आप वो कह रहे थे इंटरसेप्टर, देखिए ना वो 3rd या PAC-3
वो ये जो खलीजियों वाले सिर्फ 2 दिनों में आजकल सब थाट बोल रहे हैं। हाँ। एक ज़माने में जो हमने बुक लिखी थी उसमें सारे हमने हिसाब पे तो दिया था। जी 800 तक 2 दिनों में इस्तेमाल कर लिया उन्होंने इंटरसेप्टर्स। तो अब ये और मतलब अब उनके लिए मसला हो जाएगा कि ज़ाहिर है जब ये ख़त्म हो जाएगा उनका मामला जो उनके दिफा के लिए बनाया गया है, बात ये फिर है वो क्या करेंगे? नहीं जैन साहब, बात ये है कि एक तो बात माननी पड़ेगी कि सारे मुल्कों से जी इनका सिफारती हमला जा रहा है और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर जो फौजी हैं इनके वो भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं अमेरिका से, इन अरबों से। ये ईरान का जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है सब अरबों के लिए जी, ये और हमारे लिए भी। सब लोग हमें आकर अप्रोच करेंगे। अभी पाकिस्तान ने यही कहा ना कि भाई हम ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप अरबों पे हमला नहीं करो। तो अब जो भी हो बात, लेकिन हमें तो खुद इन्हें दुबई वालों ने इतना जुल्म किया कि हमारे यहाँ हंगामा कराते हैं और अपने पास सारा सामान माल खींच दिया। लेकिन क्या हुआ तुम्हारे माल का हैसियत क्या है? मैं यही कहता था कि एक मिसाइल काफ़ी होगा। रियल एस्टेट तो गया। हाँ, आपने कई दफ़ा ये बात की कि एक मिसाइल काफ़ी होगा। हाँ। तो रियल एस्टेट तो गया तकरीबन 5 साल के लिए। मिसाइल क्या है क्या पता रोज़ हमले हो रहे हैं उसके ऊपर। जी, 3 बजे के बाद ईरानी शुरू होते हैं रात को जी, और फिर शाम सुबह तक चलते रहते हैं। तो वो उन मुल्कों को भी ज़रा संजीदगी से सोचना चाहिए कि आप क्या संजीदगी करें, उनका वो अभी भी वक्त है सिक्योरिटी कि है नहीं। वापस पलट आएँ। बात ये है कि ईरान का हमारा मसला ये खड़ा हो गया, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं हमारे बैंकर जो हैं। भाई हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, ईरानी हमारे साथ बुरे नहीं हैं, हम ईरानियों के साथ बुरे नहीं हैं, हम उनका केस लड़ रहे हैं दुनिया भर में, जिस बहादुरी से हम लड़ रहे हैं। वो हम इंडिया वाले भी कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है छोटा सा मुल्क कहते हैं, लेकिन किस तरह बहादुरी के साथ में हम ट्रम्प के सामने खड़ा हो गया कि नहीं ये गलत बात है। तो आप जो उसके सामने पीछे जा रहे हैं। मतलब हमने पहले भी कहा कि नेचुरल लाई हैं ये दो आपस में, जी, तो खाम खा ऐसे ही धोखा दे रहे हैं। चलिए मेरे साहब, अल्लाह के खैर करे, कोई अच्छी खबर भी आए ईरानियों की तरफ से, क्योंकि उनका तो बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं खैर है भाई, देखो बात ये, मुझे बताओ तुम डरते हो अपनी मौत से? नहीं क्यों मौत से? करबला वाले मौत से कहाँ डरेंगे? अभी को ये नहीं पता जी, हज़रत अली की शुजात का नहीं पता, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का नहीं पता कि भाई ये लोग मैंने मौत को सादत समझते हैं बस। हाँ, नहीं हक के लिए। भाई मौत तो बरक है ना जी। अब कैसे मरना है ये फैसला आपका जी। अब बहादुर से लड़ो तो कोई आप बताइए कि इनको जब मालूम है कि सबको तो चलिए साहब आप अब अगले मौजू पे आ जाएं जरा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मामला है वो बार बार हम काबुल हुकूमत को समझाते रहे कि हम इस बात को कह रहे थे जी कि ये हम पाकिस्तान को इतना दूर नहीं जाना चाहिए जी। हमने कहा लेकिन उसमें एक वजह ये हो गई कि वहाँ पर जो इसके इजराइल के ड्रोन आ गए थे कोई 80 के करीब या इससे ज़्यादा, और वहाँ उसमें थे आपके अड्डे पे जो अमेरिका छोड़ गया वो उसमें इन्होंने बगराम पे जी बड़गाम पे फिर पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला किया और हमला करने के बाद बहुत सारे टैंक ख़त्म किए, बहुत सारे क्रशर को थी जो वो तबाह किए, बहुत सारे अपाची हेलीकॉप्टर किए, अपाची हेलीकॉप्टर भी वहाँ थे वो, और साथ साथ में ये ड्रोनों को मारा। अगर हम नहीं मारते तो वो हमें मारते हैं जी। तो अब तो खैर उसकी तस्दीक सारी दुनिया कर रही है कि पाकिस्तान ने बड़ा कामयाब हमला किया। अब सवाल ये है कि वहाँ पर जो लड़ाई हो रही है, वैसे भी ये लोग जो है कोई वो नहीं है, मैंने हुकूमत के हकदार नहीं है, ये वैसे एक हुकूमत है ज़बरदस्ती। अब बताइए कि वहाँ पर लोग बाग औरतें जो हैं मस्जिद के बाहर बैठ के भीख मांग रही है नीला बुर्का ओढ़ कर, और बच्चों को पढ़ने दे देते हैं, जॉब करने दे देते हैं। कोई इंसान है लोग, ये तो सिस्टम कैसे चलाएंगे अपनी ज़िंदगी का? ज़ाहिर है फिर प्रॉब्लम तो होगा, वो लोग तो बच्चे वो तो इतने कुर्बानियाँ हो रही हैं, बेचारी औरतें बेवा हो गई हैं जी, वो उनको आप भीख मांगने मजबूर कर रहे हो, वो बेचारी अब और वो वहाँ पर जो है आप उनको रोज़गार का या उनका खाने पीने का कोई बंदोबस्त उन्होंने नहीं किया। किस तरह की तुम्हारी इस्लामी हुकूमत है? और तुम कैसे मुसलमान हो कि वो इजराइल का खुल के हिमायत कर रहे हो? जी बताइए। अब ये भी कोई बात है कि इजराइल की हिमायत कर रहे हैं, इंडिया की हिमायत करें? पागल नहीं हो गए? इंडिया की तो कुछ ज़्यादा ही हिमायत कर रहे हैं, यानी ऐसा भी नहीं। तो इंडिया और इसराइल एक ही चीज़ है जी। इसराइल को पहले भी मरवाया, इसराइल ने मरवाया इंडिया को। अच्छा, उन्होंने देखें हमारी तरफ से ये था, आपने तो बात ठीक की कि वो इसराइली ड्रोन भी आके उनके यहाँ रखे हुए थे, तो नहीं हमारे हुकूमत को समझाना चाहते थे कि भाई आप इतने डीप बच जाओ जी। लेकिन जब ये वाक़या पता लगा कि तो वहाँ पर तो इतना बड़ा हंगामा हो रहा था जी, तो ड्रोन आ गए बताओ हमारे पर। और फिर उन्होंने बर्बरियत भी ये की कि जब हमारे कुछ सिपाही ज़ख्मी हुए तो एम्बुलेंस जब उसको रेस्क्यू के लिए आई, एम्बुलेंस उसको आग लगा दी उन्होंने। बताइए
यानी जो ज़ख्मी है- पागलपन की हत्या है कि यानी दुश्मनी की हालत में ये। अभी बात जब मैंने की थी यहाँ पर कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा इनको सबक तो दे देना कि अब तक हमने बहुत इनके लाड उठाए हैं जी हमारा ने बहुत ज़्यादा हमने इसकी हेल्प की थी। अब ये समझते हैं कि हमने पता कर लिया अफगान में। भाई बात करो अंग्रेज़ का वहाँ बैठा हुआ था जो जिसने ये लाइन बताई है जी वो आपका फैसला कराता था। क्या तुम लोग कहते हो कि हम हमारे अगर पाकिस्तान नहीं होता तो अमेरिका जीत सकते थे, रूस जीत सकते थे, गुलाम बने होते थे, अभी उसका एहतराम भी नहीं करते हो। तो जैसा बात ये है कि अच्छा उनके यहाँ फिर बात हुई थी मेरे साथ खबर आ रही थी कि उनके यहाँ भी क़यादत की तब्दीली की कुछ खबरें शुरू भाई हुई आनी देखो भाई वहाँ पर ये हकदार ही नहीं है। पाकिस्तान ने उसको कहा है कि और ये भी कह दिया कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, जी ये जो हक्कानी है या कोई है हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम तो उसको दुश्मन समझते हैं जो भी हमारे साथ नहीं दे रहा है। तो उस ज़माने में बात गई वो उस ज़माने में हमारे साथ था तो हम भी साथ थे उनके। अभी उनसे कहा है अब्दुल्ला से कि आप फतवा दें तो फिर हम छोड़ेंगे। अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना सबसे, कतर से भी कर रहे हैं, तुर्की से भी कर रहे हैं, कोई और मुल्कों से भी कर रहे हैं कि हमें सऊदी अरब से भी किया उन्होंने कि भाई हमारी कुछ जान छुड़वाएं। कतर की बात हम नहीं मानेंगे, अब सियासत नहीं मानेंगे कि भाई कतर खुद मुश्किल में है और हमारे साथ में बेवफाई खतरात तो हैं जी कि भाई डबल गेम खेल रहे हैं हमारे साथ पैसे के तौर पर। मेरे साहब बस आखिरी 1-1.5 मिनट है, हम ज़रा दोबारा आते हैं वो ईरान वाले मामले पे। जी ओमान का बड़ा अहम रोल था अब तक मुज़ाकरात में और फिर वहाँ भी अमरीकी मौजूद है तो नहीं तभी तो वो उसका सेफ देखो भाई बात ये दुश्मन को भी चूटी को भी सेफ पैसे देना चाहिए, जी बिल्ली को भी सेफ पैसे देना चाहिए वरना आप पे हमला कर देगी वो। जी तो वो सेफ पैसे दे रहे हैं ये ताकि यहाँ से भाग जाएंगे। कितनी अच्छी बात होगी कि सारे अड्डे खाली हो जाएंगे अमेरिका से वगैरह, जी अच्छी बात है ना, सब आज़ाद हो जाएंगे मुल्क। और जब वो खाली हो जाएंगे तो फिर उनके अवाम जश्न मनाएंगे हाँ। कि अमरीकी गए यहाँ से। हाँ नहीं वो बनाए ना बनाए क्योंकि उनसे तो उनकी मीशत भी चलती थी भाई, बात ये पैसे भी, लेकिन डॉलर ख़त्म हो जाएगा, डॉलर जो पेट्रोल डॉलर ख़त्म हो जाएगा, जी अमेरिका की बात से ख़त्म हो जाएगी, इजराइल डूब जाएगा, ये सब कुछ तयशुदा बात है, इस वक्त की बात है। कई आएंगे लेयर आएंगी, कभी वो जीतेगा कभी वो जीतेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 2027 में फैसला कुछ मामला होगा। ये बाकी जो इतने साल हैं आपके 8 महीने 9 महीने जी 9 महीने है ना, 3 महीने ज़्यादा है 10 महीने 10 महीने नहीं 9 महीने चलो 10 महीने समझ लो, 10 महीने में ये पकेगा मामला और मुमकिन है पहले हो जाए। कोई भी आदमी इसका हिसाब नहीं लगा रहा था कि वो सबसे बताते कि 3 मार्च के बाद में कोई हमला होगा, इन्होंने 28 को कर दिया इजराइल ने। तो खैर अब अभी बात ये कहने की है आपकी कि जो अफ़गानियों को चाहिए कि भाई आप इंसान बनो, हमारे भाइयों से रहो, इंडिया के साथ हिंदुओं का साथ देना, इजराइल का साथ देना कौन सी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। बहुत ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।